अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी बीएफडी की 9th क्लास है। आज हमने जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने मार्जिनल वैग के बारे में पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने जो है वो ये देखा कि कौन सा डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए। आज हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आज हमने बेसिकली दो चीज़ों को देखना है, दो चीज़ों को एवेल्यूएट करना है। सर हमारे पास सबसे पहले सर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, हमारे एक कॉन्सेप्ट था बिजनेस रिस्क का, और एक चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी फाइनेंशियल रिस्क। देखिए, मैंने आपको कहा था कि बिजनेस रिस्क का मतलब है वो रिस्क जो सेक्टर चेंज करने की वजह से आ रहे हैं, यानी आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करते हैं तो आपका बिजनेस रिस्क चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सर मेरे पास एक कंपनी है, वो फार्मा सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, ठीक है जी। इस कंपनी को मैं नाम दे रहा हूं ए, ठीक है, और बहुत सारी कंपनी है। ए फार्मा सेक्टर में ऑपरेट करिए। फार्मा सेक्टर के डायनेमिक्स, सर फार्मा सेक्टर के डायनेमिक्स क्या है सर? ठीक ठाक रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर पे इनका खर्चा होता है। वो रिसर्च अगर हिट हो जाए तो सर सीधी सी बात है, प्रोडक्ट बन जाती है, बिलियंस ऑफ रुपीस कमा लेते हैं लोग। सर इन पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। सर इनके ऊपर जो है वो इनकी एक्सपायरी जो है बड़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर होती है। अगर गुड्स एक्सपायर हो जाएं तो ये बेच भी नहीं सकते, इनको डंप करना पड़ता है, इंसिनरेट करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर सेक्टर के डायनामिक्स कुछ और हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ना, मिसाल के तौर पे एक ऑयल एंड गैस सेक्टर से, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में सर चूंकि मार्केट में बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ऑयल के एक मार्केट है सर जिसमें बेहद जो है वो डायनामिक है, कभी ऊपर कभी नीचे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की डिमांड, सप्लाई, ठीक है जी, ये सारे फैक्टर्स हैं सर। और चूंकि सर इतने ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, और सर इस इंडस्ट्री की प्राइस के अंदर इतनी जो है वो डायनेमिक्स हैं कि ऊपर नीचे होना रोज़ का काम है। सर अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, दो मुल्कों में जंग हो गई और दो मुल्क ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, बेड़ा गर्क सर, ऑयल शॉर्ट हो जाएगा, सप्लाई शॉर्ट हो अल्हम्दुलिल्लाह। एट द सेम टाइम अगर दो ऐसे मुल्कों के बीच में झगड़ा हो गया जो ऑयल के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं, तो सर ऑयल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, चूंकि ये इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल इकोनॉमीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, और पूरे पूरे मुल्क चल रहे हैं ऑयल से सर, और ये बेसिस ऑफ जंग भी बनता है बाज़ औक़ात। तो सर ऑयल एंड गैस सेक्टर एक रिस्कियर सेक्टर है एज कम्पेयर टू फार्मा सेक्टर। अब यह कंपनी बी, क्या इन दोनों का बिजनेस सेम है? नहीं सर, सीधी सी बात है, कंपनी बी इज एक्सपोज टू मोर रिस्क एंड कंपनी ए इज एक्सपोज टू लेसर रिस्क कंपैरेटिवली। तो कंपनी ए का जो शेयर होल्डर है वो कंपनी ए से कम रिटर्न डिमांड करेगा, कंपनी बी का शेयर होल्डर कंपनी बी से ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा। इसका मतलब है सर, बिजनेस रिस्क डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो। मैं इसको उर्दू जुबान में इंडस्ट्री रिस्क भी कह सकता हूं, ठीक है जी। अब बताएं, दो कंपनी जो अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं, क्या इनका बिजनेस सेम होगा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं होगा, ठीक है जी। फार्मा वाले का बिजनेस रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा सर, ऑयल एंड गैस वाले का जो रिस्क, बिजनेस रिस्क है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। चलिए जी, काम करते हैं सर, फिर हमें उठाते हैं कंपनी सी को। ये भी फार्मा सेक्टर में ही। क्या ए और सी का बिजनेस रिस्क सेम है? क्या ए और सी का बिजनेस रिस्क सेम है? हाँ, सेम है, दोनों एक सेक्टर में ऑपरेट करें। क्या ए और बी का टोटल रिस्क सेम है? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। क्यों? ए और सी का, सॉरी, सी और ए के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सी के पास 100% इक्विटी है सर, ए के पास 100% इक्विटी है। सी के पास सर 80% इक्विटी है और थोड़ा सा डेट है। दोनों एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, दोनों का बिजनेस सेम है, लेकिन दोनों का फाइनेंशियल रिस्क सेम नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है सर? कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। क्यों भाई? सीधी सी बात है, कंपनी ए अगर प्रॉफिट कमाएगी, उठा के अपने शेयर होल्डर्स में बांट देगी, उसको किसी डेट होल्डर को पहले सूद नहीं देना। लेकिन कंपनी सी जब प्रॉफिट कमाएगी तो पहले सूद पे करेगी उसमें से, और फिर सर सूद पे करने के बाद अगर कुछ बचा तो सर फिर वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। यानी फर्स्ट कैपिटल का जो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज कैपिटल जो है वो डेट है, पहले आपको डेट को सर सेटिस्फाई करना है, फिर जो बचेगा प्रॉफिट वो आपने किसको देना है? इक्विटी को देना है। तो मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ के इक्विटी होल्डर हमेशा क्या रहेंगे? गुस्से में रहेंगे कि यार पहले सूद बढ़ता है, फिर हमें पैसा मिलता है, किसी साल प्रॉफिट कम हो गया तो भाई सूद वालों को तो मिल जाएगा प्रॉफिट, लेकिन हमें प्रॉफिट का वो हिस्सा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये, और एक अगर थोड़ा भी प्रॉफिट कमाता है सर, तो ए के शेयर होल्डर्स को लाजमी सर उसका डिविडेंड मिलता है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन सर बी पहले सूद देगा, फिर जो है वो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये फाइनेंशियल रिस्क है? हाँ, रिस्क के शेयर होल्डर्स को कुछ ना मिले
इवन प्रॉफिट हो भी तो इंटरेस्ट इतना हो गया सर वो वही ले जाएं और सर इक्विटी होल्डर को कोई प्रॉफिट ना मिले, ये फाइनेंशियल रिस्क है। तो मुझे बताएं सर, एक सेक्टर में ऑपरेट करने वाली दो कंपनीज का बिजनेस सेम है? हाँ। एक सेक्टर में ऑपरेट करने वाली दो कंपनीज का फाइनेंशियल रिस्क है? नहीं। एक सेक्टर में ऑपरेट करने वाली दोनों कंपनीज का टोटल रिस्क सेम है? नहीं। सर मुझे बताएं किन दो कंपनीज का टोटल रिस्क बराबर होगा? सर ऐसी दो कंपनीज का टोटल रिस्क बराबर होगा जो एक ही इंडस्ट्री में और एक ही जैसा डेट इक्विटी रेशियो है उनका। ठीक है जी, उनका डेट और इक्विटी का रेशियो सेम है, सेक्टर भी सेम है, तो हम कहेंगे दोनों का टोटल रिस्क बराबर है। ये बात भेजे में बैठती है सर? सर इसको पहले अच्छे तरीके से नोट कर लें। फाइनेंशियल रिस्क इज रिस्क ड्यू टू या रिस्क पोज्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ऐसा business risk is posed by the industry in which you are operating. The dynamics macroeconomic variables of the industry की वजह से जो रिस्क आप पे आता है, दिस इज बिजनेस रिस्क। कैपिटल में जितना डेट होगा उतना आपको सूद देना पड़ेगा सर, ये फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है जी सर, इसको अच्छे तरीके से नोट करें। एक स्टेप हम आगे जाते हैं सर। अच्छा जी सर, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। हमने बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क को देख लिया। मैं आपके सामने ना एक छोटा सा हिसाब किताब मजीद रख रहा हूं सर। सर एक कंपनी है, कंपनी एक्स। ठीक है जी, ये ऑपरेट करती है फार्मा सेक्टर में। ठीक है जी, इसने अपने शेयर होल्डर से पैसे लिए ये बता के कि आपके पैसे फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट होंगे। ठीक है जी, तो शेयर होल्डर ने क्या किया, 100 रुपए दे दिए कंपनी को। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के पास। ठीक है, 100 रुपए का। थोड़े टाइम बाद जो है वो कंपनी एक्स ने अपने शेयर होल्डर को कहा कि भाई हम एक काम कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर से थोड़ा सा पैसा निकाल रहे हैं और हम इसको लेके जा रहे हैं ऑयल एंड गैस में। ठीक है जी, अच्छा ये कैपिटल जब तक सर फार्मा में इन्वेस्टेड था तो ये शेयर होल्डर रिटर्न डिमांड कर रहा था से 16% का, साल का 16% का रिटर्न डिमांड कर। अब ये जा रहा है सर ऑयल एंड गैस में। तो मुझे एक बात बताएं सर, क्या ये शेयर होल्डर अभी भी 16% में खुश होगा? जबकि हमें मालूम है कि ऑयल एंड गैस इज रिस्कियर देन दी फार्मा सेक्टर। अब क्या होगा? सीधी सी बात है सर, शेयर होल्डर कहेगा मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। कितना रिटर्न चाहिए है ये इवेल्युएट करने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, हम एक मॉडल पढ़ेंगे विच विल बी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है जी, इसका मतलब है सर हमारे बिजनेस रिस्क के चेंज पे केई का क्या वैल्यू होना चाहिए, नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होना चाहिए, इसके लिए एक मॉडल है हमारे पास हमारे कोर्स में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है जी, यानी जब एक कंपनी अपना सेक्टर चेंज कर रही होगी, एक सेक्टर से दूसरे में जा रही होगी या पार्शियली एक सेक्टर से कुछ पैसे निकाल के दूसरे में लेके जा रही होगी, हमने ऐसे केस को देखना है। किस उसमें किस मॉडल के थ्रू देखना है? सीएपीएम मॉडल के थ्रू, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू। ठीक है, अच्छा जी अब जरा यही सामने रखिएगा सर, व्हाट इफ के मैं आपको ये भी बताऊं कि कंपनी एक्स के पास 100% इक्विटी है, कोई डेट नहीं, 100% इक्विटी, नथिंग इज डेट। ठीक है जी, अब इससे सोचा कि मैं कुछ डेट भी ले लेता हूं सर। इसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में सर डेट इंट्रोड्यूस करना चाहा कि भाई मैं काम करता हूं, मैं डेट ले लेता हूं 20% या से 30% या से 40%, और मैं इक्विटी रखता हूं कितनी जी, 60%। मैं इसलिए डेट ले रहा हूं, डेट की कॉस्ट कंपेरेटिवली कम होती है। अब बताओ ये बंदा अगर डेट लेना चाह रहा है और इक्विटी को कम करना चाह रहा है, सेम सेक्टर में ही, तो मुझे बताएं सर अब क्या हो रहा है? क्या अब इसका सेक्टर चेंज हो रहा है? नहीं। बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है? नहीं। फिर क्या चेंज हो रहा है सर? इसका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है। सर फाइनेंशियल रिस्क जब चेंज होगा ना, तो ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से। 100% इक्विटी से हम जा रहे हैं किस पे? 60% इक्विटी, 40% डेट। तो सर अब हम यूज करेंगे जनाब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। नया रेट क्या होना चाहिए डेट लेने के बाद? नया केई क्या होना चाहिए डेट लेने के बाद? क्योंकि केई वाला तो 16% मांग रहा था। अब अगर आप डेट ले लोगे तो 16% थोड़ी मांगेगा, वो तो आपसे क्या करेगा, ज्यादा मांगेगा। तो मुझे एक बात बताएं सर, कितना केई मांगेगा, कितना शेयर होल्डर चिल्लाएगा, कितना रिटर्न मांगेगा, इसके लिए हमने क्या देखनी है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सर कैपिटल स्ट्रक्चर की दो थ्योरीज हैं। एक हमारे पास है सर ट्रेडिशनल थ्योरी, एक हमारे पास है मलिकुल मौत थ्योरी, सॉरी एमएम थ्योरी है, मोडिग्लियानी एंड मिलर थ्योरी, मोडिग्लियानी एंड मिलर थ्योरी। ठीक है जी, और इस मोडिग्लियानी एंड मिलर थ्योरी के दो पार्ट्स हैं।
विथ टैक्सेस और विदाउट टैक्सेस। ठीक है जी। तो इसका मतलब है आपने इफेक्टिवली 3 थ्योरीज पढ़नी है। मॉडिग्लियानी एंड मिलर की थ्योरी आपने पढ़नी है, विद टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस, और आपने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़नी है। सर अब बताएं, हमारे दो टाइप के रिस्क हैं सर, हमारे दो टाइप के रिस्क। एक रिस्क हमारे पास है किस चीज़ का सर? फाइनेंस। एक रिस्क है हमारे पास बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब ये सेक्टोरल चेंजेस की वजह से जो रिस्क हम पे आ रहा है वो बिजनेस रिस्क है। इसमें कई कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, शेयर होल्डर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेगा, कितना कम रिटर्न मांगेगा, ये वैल्यूएट करने के लिए सीएपीएम मॉडल। कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से फाइनेंशियल रिस्क आएगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा या कम होगा, शेयर होल्डर रिस्पॉन्ड करेगा, मे भी ज्यादा रिटर्न मांगे, मे भी कम रिटर्न मांगे, कितना रिटर्न मांगेगा, इसके लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज गिवन है। कैपिटल स्ट्रक्चर की 3 थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल, एमएम विद टैक्सेस, एमएम विदाउट टैक्सेस। इफेक्टिवली हमारे पास 4 मॉडल्स हैं जो हमने पढ़ने। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एमएम अजम्पशन, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एमएम अजम्पशन विदाउट टैक्सेस, विद टैक्सेस 2 हो गई सर। चौथा हमारे पास है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए। ठीक है जी, पक्का हम बढ़े सर। पहला मॉडल अपना देखें, ट्रेडिशनल थ्योरी देखना शुरू करें सर। ये जब तक आप कॉपी करें तो हम ट्रेडिशनल थ्योरी देखना शुरू करते हैं सर। अच्छा जी सर, हम चलते हैं जनाब सबसे पहले ट्रेडिशनल थ्योरी के ऊपर और देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी में किस तरीके से चीजें चलती हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी ये दिमाग में रखिएगा, इस वक्त हम कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंजेस को देख रहे हैं, यानी वी आर ओनली फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, मैं अपने पास सर यहां लिख रहा हूं जनाब, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है। ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि जनाब अज्यूम करें एक कंपनी के पास जीरो डेट है, 100% इक्विटी है, 100% इक्विटी। ठीक है जी। अज्यूम करें सर इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है से 15%। कितना जी? 15% है सर इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। उसने कहा सर जब कंपनी फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाएगी, लोन लेने जाएगी, कंपनी ने सोचा कि भाई मैं 20% लोन लेती हूं और जो लोन ले लूंगा वो पैसा उठा के मैं शेयर होल्डर्स को दे दूंगा कि भाई तुम लोग जाओ, तुम्हारी जगह हम आ गए। ठीक है जी। यानी मैं पूरे आगे केस में ये अज्यूम करके चलूंगा, जो भी कंपनी लोन रेस करेगी, कंपनी उठा के उस लोन को पे ऑफ कर देगी इक्विटी को। ठीक है जी। जिससे क्या होगा, इक्विटी का बैलेंस कम हो जाएगा, डेट का बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो सर अब डेट हो चुका है 20 और इक्विटी हो चुकी है 80। अब मुझे बताओ शेयर होल्डर रिस्पॉन्ड करेगा कि शेयर होल्डर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगेगा, कम रिटर्न मांगेगा, करेगा क्या? सर शेयर होल्डर ने कहा मुझे 15 नहीं 15.5% का रिटर्न चाहिए। कितना? 15 नहीं बल्कि 15.5। अच्छा लोन का रेट 10% है, 15 नहीं 15.5% का रिटर्न चाहिए। शेयर होल्डर ने रिस्पॉन्ड किया लेकिन बड़ा मामूली सा छोटा सा रिस्पॉन्स दिया, थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया बस। ठीक है जी। ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि जब कंपनी शुरू में लोन लेती है, शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्स बड़ा म्यूटेड फैशन में होता है, यानी छोटा सा रिस्पॉन्स होता है, थोड़ा सा रेट बढ़ा देंगे वो। आपने सर मजीद बोरिंग की, आप चले गए सर 60 और 40 पे, 60 इक्विटी 40 डेट, और लोन लिया और इक्विटी होल्डर्स को आपने कहा चलो भाई अल्लाह हाफिज यार आप लोग जाओ, हम आपकी जगह आना चाहते। सर 17% इक्विटी हो गई सर, डेट का रेट अभी भी 10% है, यानी मजीद लोन भी हमें, तमाम लोन अभी तक 10% पे ही मिला है। अच्छा जी, आप ये नोट करें कि शेयर होल्डर ने अब थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, पिछले 20% बढ़ने पे सिर्फ 0.5% बढ़ाया उन्होंने, अगले 20 बढ़ने पे इन्होंने 15.5 से 17% डिमांड करना शुरू कर दी। ठीक है जी। अब क्या हुआ सर, हमने और बढ़ा दिया डेट। अब तो सर शेयर होल्डर की हट गई, शेयर होल्डर ने कहा जी अब मुझे 23% का रिटर्न चाहिए, और सीधी सी बात है सर हमारे लोन का ओवरऑल रेट भी 12% हो गया। उसकी वजह यह कि बैंक ने लोन अब बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया सर बैंक। अब मुझे एक बात बताएं, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है? ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे आप लोन लेते जाएंगे शेयर होल्डर रिस्पॉन्ड करेगा। शेयर होल्डर का जो रिस्पॉन्स का फैशन होगा, जो रिस्पॉन्स का तरीका होगा, वो बड़ा एब्रप्ट होगा। पहले बहुत कम रिस्पॉन्स, फिर सर रिस्पॉन्स तेज होगा, फिर इतना अग्रेसिव रिस्पॉन्स होगा कि एबनॉर्मली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। अब मुझे एक बात बताएं सर, इस पूरे एनालिसिस का क्या फायदा पड़ गया? सर मुझे एक बात बताएं, मैं वैक कैलकुलेट करूंगा इससे। क्या कैलकुलेट करूंगा? वैक। अभी हमने पूरा देखना है सर। वैक क्या होगा? शुरू में नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि चीपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा होगा
और हायर वाला जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक्सपायर हो रहा होगा, निकल रहा होगा। लेकिन सर साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही होगी। फिर क्या होगा सर, वैक मजीद नीचे जाएगा जब आप लोन लोगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वैक बढ़ना शुरू हो जाएगा और एबनॉर्मली बढ़ जाएगा। हमें कहां रुकना था, एक कंपनी की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है सर जब उसका वैक सबसे लोएस्ट होता है। सर ये कैसे, क्योंकि सर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी पीछे, ऑल्टरनेटिव वैक कैलकुलेट करने का तरीका कि पीबीआईटी को अगर आप मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी से डिवाइड कर दें तो सर ये बराबर हो जाता है किसके, वैक के। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेट, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय वैक। सर ये वैक जितना कम होगा कंपनी की मार्केट वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो लोग क्या करते हैं, वैक को कम करने के लिए और मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। लोन लेने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन ओवरऑल वैक नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर मजीद लोन लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ी तेजी से बढ़ी, वैक फिर भी नीचे रहा। सर मजीद लोन लिया, कई इतना बढ़ गया कि ओवरऑल वैक ही बढ़ गया और कंपनी की मार्केट वैल्यू बजाय बढ़ने के कम हो गई। हमें कहां रुक जाना चाहिए था, एक ऐसे पॉइंट पे जहां कंपनी का वैक लोएस्ट हो और मार्केट वैल्यू हाईएस्ट हो। वैक लोएस्ट हो और मार्केट वैल्यू हाईएस्ट हो। सर ये है पूरी ट्रेडिशनल थ्योरी की समरी। समरी क्या है, नंबर 1 लोन लोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, तेजी से नहीं बढ़ेगी। अब इसमें होता ही है कि वैक नीचे आ जाता है, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लोग इस उसमें आसरे में कि मजीद हमें जो है वो लोन लेना चाहिए ताकि मजीद हमारी जो है मार्केट वैल्यू बढ़े, लोग मजीद लोन लेते हैं। इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब तेजी से बढ़ना शुरू होती है लेकिन फिर भी ओवरऑल वैक नीचे रहता है, मार्केट वैल्यू फिर भी बढ़ रही होती है। लेकिन फिर जाके सर एक्सप्रेस मतलब एक लेवल पे जाके एक्सीडिंग लेवल के ऊपर जाके लोग लोन लेते हैं। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, जितना होना चाहिए था उससे भी डबल ट्रिपल गुना इंक्रीज हो जाती है। बहुत बुरा रिस्पॉन्स आता है शेयर होल्डर्स का और ओवरऑल वैक बढ़ जाता है, मार्केट वैल्यू नीचे आ जाती है। तो मुझे बताएं सर, ट्रेडिशनल थ्योरी कोई थ्योरी ही नहीं है। ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि शेयर होल्डर्स का जो शेयर होल्डर का रिस्पॉन्स होता है शुरू में हल्का होता है, फिर तेज होने लगता है और एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग पे, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेट लेने के ऊपर सुपर जो है वो उसका जो है रिस्पॉन्स होता है, बहुत आगे बढ़ जाता है कॉस्ट ऑफ डेट और सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कंपनी का ओवरऑल वैक बढ़ जाता है। सर तो इसमें फायदा क्या ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ के, देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी में आपको पढ़ के फायदा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल थ्योरी आपको ये नहीं बताती कि अगला लोन लेके मुझे क्या हिसाब किताब मिलेगा, मुझे फायदा होने वाला नुकसान, सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। हाँ लोन लेने के बाद जाके हमें पता चलता है कि हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ी या कम हुई, उससे पहले आप एंटिसिपेट कर सकते हो, परफेक्शन नहीं है। तो सर ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग पे भी ना जाओ, बिल्कुल जो है वो लोन जीरो लो ये भी ना करो, एक्सट्रीम लेवल पे लोन को ले जाने की जरूरत नहीं है, समवेयर मिडिल में आप रहो ताकि आपकी वैक लोएस्ट रहे और मार्केट वैल्यू हाईएस्ट रहे। हाँ जरा सर एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं इस पे और वैक निकाल के कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि वाकई हमारा वैक रिड्यूस हो रहा है या नहीं। ठीक है जी, सर इसको कॉपी करना है तो कर लें, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी सर एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने आए, जरा इस इलस्ट्रेशन को हम देखते हैं जनाब और इस पर वैक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करें सर हमारे पास एक कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 100% इक्विटी कंट्रीब्यूट की है और उसका केई 15% है। सर कोई डेट नहीं है तो जो केई है वही हमारा जो है वो वैक भी होगा। तो मैं यहाँ वैक लिख रहा हूँ सर, वैक भी हमारा 15% है। अब इस बंदे ने सोचा कि मुझे थोड़ा सा लोन लेना चाहिए, तो लोन लेना चाहिए, इसे क्या किया 20 रुपए का लोन लिया और शेयर होल्डर्स को ये पैसे उठा के दे दिए, उनके शेयर्स रिडीम कर दिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं लीगली ये चीज पॉसिबल है कि शेयर होल्डर्स को आप पैसे देके भगा सकते हो कि जी भाग जाओ। 80 रुपए की सर हमारी इक्विटी रह गई। ठीक है, अब बताएं सर हमारे शेयर होल्डर्स ने कहा मुझे इस 80 रुपए पे अब 15.5% का रिटर्न चाहिए। डेट वाले ने कहा मुझे 20 रुपए पे सर 10% का रिटर्न चाहिए। ठीक है जी, 100 रुपए पे हमें कितने रुपए का रिटर्न चाहिए सर, ये हमारा वैक होगा। देखिए वैक कितना आ रहा है सर, 14.44% वैक आ रहा है। ठीक है, ये 14.4% वैक आ रहा है सर, ये आ रहा है वैक। अब ये आ गया सर वैक। अब देखिए वैक क्या हो गया, कम हो गया, 14.4 हो गया, 15 से 14.4 हो गया। इसका मतलब ये कि सर हमारे बेनिफिट में ही वैक कम हो जाना कंपनी के बेनिफिट में। अब कंपनी को कम एफर्ट लगानी पड़ेगी अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए और कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर सर कंपनी ने इस लालच में मजीद लोन लिया, इतना लोन लिया कि डेट इक्विटी रेशियो बराबर कर दिया, 50% इक्विटी 50% डेट। अब शेयर होल्डर का रिस्पॉन्स थोड़ा सा अग्रेसिव था सर, 16.5% मांग रहे हैं अब शेयर होल्डर्स।
सर और डेट होल्डर अब 50 रुपए के कैपिटल पे 10% ही मांग रहे हैं। ये सर 100 रुपए का कैपिटल हो गया टोटल, क्या रही है 13.25%। सर ये वैक थोड़ा मजीद कम हो गया, मजीद कम हुआ तो हमने सोचा वाह भाई ये तो मजे हैं भाई, चलो जी और लोन लेते हैं। अब हमने जब लोन लिया ना और इक्विटी होल्डर्स को वापस किया तो इक्विटी होल्डर्स ने एकदम से रॉकेट, ठीक है जी, 22% का रिटर्न। अब शेयर होल्डर्स अभी भी कितना मांग रहे हैं सर, 10.5% मांगना शुरू कर दिया डेट होल्डर्स ने। बैंकों ने भी रेट बढ़ा दिया सर, डिवाइडेड बाय 100 क्या आ रहा है सर, 13.95%। ऐसा अब बताएं सर, वैक दोबारा बढ़ने लग गया, दोबारा बढ़ने लग गया वैक। और सर एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग के ऊपर जहां हमारे पास सिर्फ 20 रुपए का इक्विटी है और उसका रेट 25% है, शेयर होल्डर्स ने इतना रेट बढ़ा दिया है। 80% सर लोन से चल रही है कंपनी जिसका रेट 14% है, बैंकों ने भी एक्सट्रीम लेवल पे रेट बढ़ा दिया। सर अब मेरे पास ये जाके पहुंचा कितना जी, 16.2%। सर इसका मतलब है हमारा वैक्स सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। बताएं सर हमें कहां रुक जाना चाहिए था, सर हमें रुक जाना चाहिए था वहां पर जहां कंपनी का वैक लोएस्ट हो। ये जरूरी नहीं 50-50 पे लोएस्ट हो, कंपनी का वैक किसी न किसी पॉइंट पे जाके लोएस्ट होगा। एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर वैक हमेशा ज्यादा होगा। सर या तो आप बिल्कुल लोन ना लें तब भी आपका वैक बढ़ा हुआ होगा, आप बेतहाशा लोन ले लें तब भी आपका वैक बढ़ा होगा। सर ये 50-50 इज दी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर 50-50 पे आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, ये बेसिक थ्योरी आपके ज़हन में बैठी, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है, लोन लोगे आपका वैक नीचे जाएगा, मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगी, मजीद लोन लोगे सर आहिस्ता आहिस्ता जो है वैक बढ़ना शुरू होगा, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर वैक जाके मैक्सिमम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बजाय आपको फायदे के नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लीमू को निचोड़ो, रस निकालो, बहुत ज्यादा निचोड़ोगे बहुत ज्यादा रस निकलेगा, हद से ज्यादा निचोड़ोगे सर उसकी खाल बड़ी कड़वी होती है सर, उसका रस भी शामिल हो जाएगा और पूरा रस खराब हो जाएगा। ऐसा तो सर ट्रेडिशनल थ्योरी भी इसी बात की कायल है, डेट लो ना लेना वैक ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ले लोगे वैक फिर भी ज्यादा होगा, इन बिटवीन रहो ताकि तुम्हारा वैक कंट्रोल में रहे और रीजनेबल रहे, ठीक है जी। सर इसको कॉपी करें तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर, मैं इसको जरा सा आपके लिए ऐसे कर देता हूं सर, इसको कॉपी कर लें सर। अच्छा जी सर, ट्रेडिशनल थ्योरी पे पेपर में कैसे सवाल आएगा, देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी पे पेपर पे सवाल कैसे आएगा वो जरा सुन लो, समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर एग्जाम में आपको देगा कि एक कंपनी का पीबीआईटी है, और सुना एक डेमो, एक मॉडल क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, सी पीबीआईटी है 40,000, ठीक है। इस कंपनी के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट। सर हमारे पास प्रॉफिट भी 40,000 रुपए का ही, अज्यूम करो कि कोई टैक्स वैक्स नहीं, आसानी के लिए। सर ये कहेगा जी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी की से 15% है, कंपनी का कोई डेट नहीं है तो केडी है ही नहीं, कंपनी का वैक भी 15% ही है। बताओ जी कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 40,000 डिवाइडेड बाय 15%। ये क्यों, ऐसा क्यों सर, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है हमेशा जिंदगी में कि कंपनी, आम अजम्पशन हमारी ये होती है कि 100% जो है वो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो सर हमने एक चीज अज्यूम ये की है कि जब भी आपको कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो सर आपने डिविडेंड को डिस्काउंट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। मैं अज्यूम कर रहा हूं सर ये कंपनी अपना 100% प्रॉफिट उठा के डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो मुझे बताएं सर इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी। सर बड़ा आसान है सर इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना। सर इसने अगर 40,000 रुपये पूरे पूरे उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देने और 15% इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो बताएं इसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2,66,667, ठीक है जी। सीधी सी बात है सर इसके पास कोई डेट नहीं है तो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू हो गई 2,66,667, इसकी टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। और इस मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन है ये, ठीक है। ये आ गया सर हिसाब किताब मेरे पास कंपनी का, जब वो क्या थी, अनगियर्ड थी, यानी कोई लोन नहीं लिया था। अब इसने गियरिंग कर लिया। अब देखो बेटा गियरिंग कैसे पेपर में आती है, सवाल कैसे आता है, वो आपको बताएगा कि कंपनी ने कितने की गियरिंग की, गौर से देखना। वो आपको ये कहेगा कि कंपनी ने सर 10, कंपनी ने मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की गियरिंग की है, कितने की, 1 लाख रुपए का लोन लिया, ये तो मैं बता देगा वो। पहली चीज
मैं इसको स्टार कर रहा हूं सर, ये चीज इंफॉर्मेशन मिलेगा और बताएगा कि तुम्हारी इक्विटी पे क्या चेंज आएगा। कहेगा जी इक्विटी बढ़ के 17.5% हो गई। कितनी हो गई? 17.5% हो गई। कंपनी ने 1 लाख का लोन लिया जिससे कंपनी की इक्विटी 15, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 से 17.5 हो गई। यही बताएगा। याद रखना ट्रेडिशनल थ्योरी के सवाल की वाहिद निशानी यह है कि वो तुम्हें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के चेंज को जरूर बताएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतने से बढ़ गई। याद रखना, अगर तुम्हें एग्जाम में ये बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतने परसेंट से इतने परसेंट पे चली गई, तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी का सवाल है। आगे आप एक और थ्योरी पढ़ोगे, एमएम थ्योरी, ये दो ही थ्योरीज हैं। एमएम थ्योरी में नहीं बताएगा वो रीजन क्या है इसका, आगे जाके देखते हैं। बट याद रखिएगा कि वो सिर्फ आपको क्या बताएगा कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 से 17.5 हो गया। चलो जी, अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। वो कहेगा जी डेट का जो रेट है वो 10% है। ये 3 चीजें उसने आपको बताई। अब बताओ सर हमारा प्रॉफिट अनचेंज रहा, क्यों? सर कंपनी ने ₹1,00,000 का लोन लिया, ₹1,00,000 शेयर होल्डर्स को दे दिए, भगा दिया। कंपनी के एसेट्स जो बिजनेस में लगे हुए थे वो तब्दील नहीं हुए। पहले भी सर हमारे जितने एसेट्स लगे भी उतने लगे। जो डेट से पैसा आया वो हमने बिजनेस में नहीं लगाया। ये हमारी अजम्पशन है कि उस डेट से आए हुए पैसे को हमने क्या किया, इक्विटी होल्डर्स को दिया। हमने कहा भाई इनके शेयर्स कैंसिल, और कंपनी अब डेट लेके बैठ गई। तो सर अब बताएं, डेट आने से डेट बढ़ गया। अब इक्विटी का बैलेंस मैं ऐसे नहीं निकालूंगा कि मैं डायरेक्ट ऊपर लिख दूं 1,66,067, नहीं। अब बताओ सर मेरे पास 40,000 रुपए का पीबीआईटी अभी भी आएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने पैसा बिजनेस में तो नहीं लगाया ना, बिजनेस से पैसा निकाला हमने। तो सर एक शेयर होल्डर्स को पैसे दिए, कहां से दिए? डेट होल्डर से लेके। हमने कहा भाई आप चले जाओ, आपकी जगह ही आ गए, ठीक है। अब बताएं ये लीगली पॉसिबल है कि कंपनी अपने शेयर्स कैंसिल कर दे, लोन से पैसा लेके शेयर्स कैंसिल कर दे, पॉसिबल है। अब बताएं सर मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,00,000 के लोन पे 10,000। सर मेरे पास कितना? 30,000 रुपए का आ गया प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को देना है आपने। अब बताएं सर शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कितना है जी? 30,000 रुपए का। शेयर होल्डर्स मांग क्या रहे हैं सर? 17.5%। मुझे बताएं सर इसको क्रॉस अप करें, क्या आ रहा है? इससे मार्केट वैल्यू निकालें इक्विटी की, क्या आ रहा है? 171,428। अब बताएं सर कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? सर 271,428। सर जो कि पहले 2,66,000 थी, अब 271 हो गई। बताएं सर कंपनी का वैक भी निकाल लूं? कंपनी का वैक निकालूं? कंपनी का वैक भी निकाल लेते हैं। सर वैक 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो हमारा देसी तरीका है सर, 171,428 पे 17.5% प्लस 1,00,000 रुपए के डेट कैपिटल पे हमने रिटर्न कमा के देना है 10%। हमारी टोटल मार्केट वैल्यू है 271,428। मुझे बताएं वैक कितना है सर कंपनी का? वैक कितना है मेरे प्यारे भाई? 11 पॉइंट, आई श्योर दिस 11.42। दोबारा देख लो उसको यार। अच्छा जी सर ये वैक हमारे पास सर ये 1,00,000 के 10,000 नहीं, गलती से मैंने 1,00,000 लिख दिया था। ये आ गया सर मेरे पास 14.73। अच्छा जी सर ये वैक जो कि इनिशियली 15% था वो रिड्यूस होकर रह गया 14.73 पे। इसका मतलब है जब भी ट्रेडिशनल थ्योरी का सवाल आएगा वो आपको ये कहेगा कंपनी ने लोन लिया, ठीक है। लोन लेने के इम्पैक्ट्स ये थे, एक तो लोन आया, कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, और कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 15 से 17.5% पे चला गया, 2.5% का इजाफा हो गया। अब जो नया केई आया है ये आपने नए डिविडेंड पे रख के मार्केट वैल्यू निकालनी है। क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ी? क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ी? हाँ सर बढ़ी। अच्छा जो पिछला एग्जांपल हमने दिया था ना, उसमें हमने आसान रखने के लिए अज्यूम किया कि जितने से लोन आया उतने से इक्विटी कम हो गई, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सिर्फ आसान रखने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था ये। असल तरीका ये है सर, जब भी कंपनी लोन लेगी, कंपनी का लोन कैपिटल आएगा, इक्विटी कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा सर कंपनी का नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, नया डिविडेंड, नए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप सामने रखेंगे और कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे ओवरऑल बेसिस पे कंपनी को ये लोन लेने का फायदा हुआ। हाँ सर कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू 2,71,000 रुपए हो गई, जो कि पहले 2,66,000 थी, ठीक है। अब बताएं जी अगर मैं इक्विटी होल्डर्स की बात करूं, सिर्फ इक्विटी होल्डर्स की, इक्विटी होल्डर्स का पहले बैलेंस कितना था? प्रीवियस बैलेंस 2,66,667। सर लोन से जो पैसा आया वो हमने इनको रीपे कर दिया, तो इनका बैलेंस कम हो जाना चाहिए। कितना रह जाना चाहिए? 1,66,600
सड़सड़ ऐसा, लेकिन इनका करंट बैलेंस सर इससे ज्यादा है। करंट बैलेंस कितना है सर इनका, करंट मार्केट वैल्यू कितनी है इनकी, 1,71,428। का मतलब है सर कंपनी का लोन लेने की वजह से, लोन लेने की वजह से सर के इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, जिससे कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू बढ़ गई। कितनी होगी सर मार्केट वैल्यू, कितने से बढ़ी इक्विटी की मार्केट वैल्यू, कितने से बढ़ी सर, 5,000 या 4,000, कितने, 4761। क्या कंपनी को ये स्टेप लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है, बैक भी कम हो रहा है। ट्रेडिशनल थ्योरी के सवाल में जब भी सवाल पूछेगा एग्जामिनर, आपको बताएगा कि ये करंट सिचुएशन है, ये कंपनी की अर्निंग है, ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये कंपनी का बैक है। अब कंपनी लोन लेने जा रही है, लोन लेने से क्या होगा, नया लोन आएगा, केई इतने से बढ़ के इतने परसेंट पे चला जाएगा। अब आपने इस नए केई से और नए डिविडेंड से कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालनी है और ओवरऑल मार्केट वैल्यू निकालनी है। पक्का दूं ऐसा एक सवाल और, सर इसको अच्छे तरीके से कॉपी करें, मैं इसको जरा ऐसे कर दूं आपके लिए सर, पहले वीडियो को यहां रोकें, ठीक है, इसको देखें, ठीक है, और फिर वीडियो को यहां रोकें और इसको देखें सर, फिर इसको आप देख लेंगे। चलिए जी, आए जरा एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। ये ICAI फाइनल का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। आए जरा सवाल को देखते हैं। XYZ लिमिटेड हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 4 लाख। ठीक है, वेरी गुड सर, एक चीज हमें पता चल गई इन्फॉर्मेशन। करंटली कंपनी के 15 लाख रुपए का डेट है, यानी कंपनी करंटली गेयर्ड है, डेट है कंपनी के पास। कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी, कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट 10% है और कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है। यहां रुक जाओ, आपको उसने PBIT दे दिया, आपको उसने डेट दे दिया, आपको उसने कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया, आपको उसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया, और अब आपसे क्या मांग रहा है, वो कह रहा है कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू निकालें, ठीक है जी, और कंपनी का वैक निकालें, वैक भी निकालें, मार्केट वैल्यू भी निकालें। चले, सबसे पहला काम तो ये कर लें सर, कंपनी एक गियर्ड कंपनी है, कंपनी के पास PBIT है 40,000 का, 4 लाख का, तो 4 लाख का। कंपनी ने इंटरेस्ट भी निकालना है सर, और कंपनी का इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा हम अज्यूम करेंगे वो 100% बांट देती है कंपनी। कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट और कंपनी का वैक, और सर मेरे पास कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और टोटल मार्केट वैल्यू। याद रखिए सर ये एक परफॉर्मा है, मतलब बहुत सारे सवालों में आपको एक परफॉर्मा एज इट इज़ बनाना पड़ेगा। अर्निंग्स क्या है, रेट्स क्या हैं और मार्केट वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है जी। बताएं सर कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 16%, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 10%। तो एक काम करें, कंपनी की मार्केट वैल्यू, डेट दिया हुआ, हाँ सर 15 लाख रुपए का डेट है कंपनी के ऊपर, इक्विटी नहीं बताई हुई, 15 लाख का डेट है, 10% के हिसाब से सूद कितना बनेगा, 15,000 या 1.5 लाख, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख। बचा क्या जी सर, 2.5 लाख रुपए की अमाउंट बच गई, और ये 2.5 लाख रुपए हम डिविडेंड के तौर पे उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। अब बताएं इस 2.5 लाख से हमने मार्केट वैल्यू निकालनी, कैसे निकालें सर, इस 2.5 लाख से मार्केट वैल्यू ऐसे निकलेगी कि मैं 2.5 लाख को डिवाइड कर दूंगा किससे, डिविडेंड है 2.5 लाख का, उसको डिवाइड कर देते हैं KE से। KE कितना है जी, 16%। बताएं सर कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, सर दिस इज 1562500, ऐसा सर। अब मैंने ये ले लिया सर 1562500, ठीक है। बताएं सर ये मेरे पास कितना हो गया, 3062500। ये कंपनी की टोटल वर्थ है इंक्लूडिंग डेट, इंक्लूडिंग डेट, ठीक है जी। अब बताएं कंपनी का वैक, बड़ा आसान है सर, वैक निकालने के 2 तरीके, ट्रेडिशनल तरीका भी है, लेकिन सर ऑल्टरनेटिव तरीका ये कि आप PBIT को मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से, कंपनी से डिवाइड कर दें। अज्यूम कि कंपनी अपनी 100% अर्निंग्स बांटती है और जो डेट है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास सर इरिडीमेबल है, ठीक है। तो PBIT कितना है भैया हमारे पास, 4 लाख डिवाइडेड बाय द इंटायर मार्केट वैल्यू, दैट इज 3062500। क्या आ रहा है सर, ये 13.06%, ये आ रहा है वैक। इसका मतलब भाई ये कंपनी 4 लाख रुपए की अर्निंग्स पे सर 13.06% का वैक रख के कोई 3062500
रुपए का जो है वो मार्केट वैल्यू ये इसने अब तक जनरेट किया है, या इसकी मार्केट वैल्यू अभी तक मार्केट में कायम दायम है। ठीक है, अब बताएं सर ये कंपनी के करंट हालात है, अब कंपनी कुछ करने जा रही है, करने क्या जा रही है वो सुनो। कंपनी करने जा रही है जी 5 लाख का डेट रिडीम करने जा रही है। 5 लाख की इक्विटी इश्यू करके, राइट इश्यू करके पैसा आएगा, हम लोन वालों को देंगे, जाओ तुम उल्टा काम कर रहे हैं, अपना डेट कम कर रहे हैं। अब बताओ डेट कम करने से क्या होगा, के ही कम होगा, डेट कम करने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी। अब बताएं सर, इस बंदे ने कहा मैं 5 लाख रुपए का डेट पे ऑफ कर रहा हूं, तो डेट कितने का रह गया, 1 मिलियन का। अब क्या मैं इक्विटी को 5 लाख से बढ़ा दूं, नहीं ये गलती मत करना, इक्विटी डायरेक्ट नहीं बढ़ेगी। अब बताओ क्या होगा सर, अब बताएं सर ये लेस गियर्ड है। लेस गियर्ड में क्या हुआ सर, इस बंदे ने 4 लाख रुपए के पीबीआईटी में अब जो सूद पे करना है सर, केडी 10% ही है, अब जो उससे सूद पे करना है वो कितना पे करना है सर, अब उससे पे करना है सूद 1 लाख रुपए का। पता है सर मेरे पास 3 लाख रुपए का पीबीआईटी प्रॉफिट बचा सर, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब बताएं इससे के कम हुआ होगा या बड़ा होगा, हमने लोन वापस ले लिया है, मतलब लोन वापस करने का मतलब ये वापस कर दिया हमने, शेयर होल्डर से पैसा लिया, लोन वापस कर दिया। अब शेयर होल्डर का कंट्रोल ज्यादा, लोन कम, के बढ़ेगा या कम होगा सर, ऑब्वियसली के कम होगा, और वो आपको बता रहा है हाउएवर द फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज टू बी रिड्यूस टू 14%। जैसे ही उसने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी नया 14% है, हमें वही पता लग गया यार ये सवाल कौन सा उसका, ये सवाल ट्रेडिशनल थ्योरी का भाई, क्योंकि ये गियरिंग के इंपैक्ट को, गियरिंग के चेंजेस इन गियरिंग के इंपैक्ट को केई में बता रहा है कि कितना केई चेंज हो रहा है। चलो जी आपने नया केई रखा इधर कितना 14% का। अब बताएं सर इस नई केई से मार्केट वैल्यू निकालूं इक्विटी की, हाँ सर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं सर, 3 लाख रुपए का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 14%, देखो क्या आ रहा है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी मेरे बच्चों, 2142,857। ऐसा सर ये मैंने डाल दिया सर 2142,857, ये हो गया मेरे पास सर 3142,857 ऐसा। अब बताएं सर क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, हाँ हाँ बढ़ गई, इसका मतलब है कंपनी एक्सेसिवली गेट थी, पीछे आना इसके लिए बेहतर हुआ। मुझे बताओ सर इसका मतलब है एग्जाम में आपको बताएगा फाइनेंशियल रिस्क बड़ा कम हुआ, लेकिन इंपैक्ट किस पे बताएगा, नया के ही इतना है, और आपने उससे जज करना होगा कंपनी को लोन लेना, यानी लोन बैंक से लेना या बैंक को वापस कर देना, दोनों में से फिजिबल क्या है, वो आपको सिनेरियोज देगा, लोन ले मजीद लोन ले, बताओ मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, हाँ अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है वैक कम हो रहा है कर लो, और अगर मार्केट वैल्यू कम हो रही है और वैक बढ़ रहा है तो ना करो सर इससे वैक कम हो रहा है चेक करो, हाँ जी अभी पता चल जाएगा जी। 4 लाख रुपए की पीबीआईटी है डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी दैट इज 3142,857, 12.72 sir, previously we had a WACC of 13%, now it's 12.72. should this step be taken, yes sir this step must be taken, क्यों, आपका WACC भी कम हो रहा है, आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है, पक्का जी देख लोगे इस सवाल को। अच्छा इस सवाल को कॉपी करने के लिए पहले ये वाला एरिया देख लें, ठीक है, रोके यहाँ पे वीडियो को, ये देखें, फिर सर वीडियो को दोबारा खोलें और ये एरिया देख लें, पक्का, थैंक यू वेरी मच जी। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। अच्छा जी सर मेरे सामने क्वेश्चन है, एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसको आप कह सकते हैं कि एग्जाम स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक नॉच नीचे होगा। ये कह रहे जनाब कंपनी ए इज अ नॉन इक्विटी कंपनी एंड जनरेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 4.5 लाख फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस अज्यूमिंग नो टैक्सेस, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज करंटली 3 मिलियन। ए इज ए नॉन इक्विटी कंपनी, ऑल इक्विटी का मतलब इस कंपनी ने अभी तक कोई लोन नहीं लिया, सारी की सारी इक्विटी है, ठीक है, 3 मिलियन इसकी वैल्यू है, 4.5 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है या प्रॉफिट बिफोर, अच्छा मैं इसको ऐसे कर लूं सर पीबीआईटी 4.5 लाख, सर ये हमारा पीबीआईटी भी है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, तो ये हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी है, टैक्स भी नहीं है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है सर। सर कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है नहीं पता मुझे, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैक कितना है नहीं पता मुझे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और टोटल मार्केट वैल्यू,
सर मेरे पास इक्विटी के मार्केट वैल्यू यहाँ गिवन है 3 मिलियन। अच्छा फिर ऊपर जाएं सर, ये कह रहे जनाब मिस्टर सलीम इज द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड विशेस टू इंट्रोड्यूस सम डेट। ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी का माना हुआ बंदा है, ट्रेडिशनल थ्योरी को मानता ही ये बंदा, और ये कुछ डेट लाना चाह रहा है क्योंकि उसको पता है ऑल इक्विटी रहने में भी एक वैग ज्यादा होगा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग पे भी वैग ज्यादा होगा, थोड़ा सा लोन ले लेते हैं, ठीक है, in debt capital and capital structure, and since he thinks that the company can benefit from the cheaper source of finance by reducing the cost of capital, ये भी यही चाहता है कि cost of capital कम हो, as a result market value बढ़े. On his request, the management of the company is evaluating several proposals to find out the optimal capital structure. ये है हमारा aim, इतना लोन लो कि कंपनी का मार्केट वैल्यू भी मैक्सिमम हो और वैक भी लोएस्ट हो, ठीक है जी. द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू, ठीक है. सर अगर हम थोड़ा सा लोन लेना सिर्फ 6 लाख का, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट 10% तो आया, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.5% हो जाए, पता नहीं करंटली कितनी है, निकाल लेते हैं. वेन एवर द लोन इज रेज्ड द अमाउंट शेल बी यूज टू बाय बैक द इक्विटी शेयर्स. हम सर पैसे लोन लेके बिजनेस में नहीं डालेंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे, चल भाई कट लिए हम रोज हो जा, ठीक है. अब बताएं सर, सर कुछ भी नहीं लिखा तो मैं अज्यूम करूंगा कंपनी 100% अर्निंग्स उठा के बांट देती है, ठीक है जी. अब एक काम करते हैं सर, कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं. डिविडेंड गिवन है सर, मुझे एक चीज पता है कि डिविडेंड ओवर के ई इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, यही है. अब बता मार्केट वैल्यू आपको गिवन है 3 मिलियन की, डिविडेंड 4.5 लाख रुपए का, के ई कितना होगा देखो जरा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 मिलियन. सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, कॉस्ट ऑफ डेट कुछ नहीं है, तो सर चूंकि कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी है तो वैग भी 15% होगा, डेट कुछ नहीं है, यही कंपनी की मार्केट वैल्यू भी है टोटल, ठीक है. ये है कंपनी का करंट सिनेरियो. नाउ अब कंपनी लोन लेने जा रही है थोड़ा सा, कितना लोन भाई, कितना थोड़ा सा, सर 6 लाख रुपए का लोन लेने जा रही है, और वो कह रहा है इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.5% हो जाएगी. देखें मैं कर क्या रहा हूं, यहां गया 6 लाख का लोन है, यहां आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कितना 10%, यहां आ गया हमारा नया के ई कितना जी 15.5%. ये 3 चीज आपको एग्जामिनर ने बता दी. अच्छा फिर केस 1 4.5 लाख. सर बताएं सर 6 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 60,000 का सर सूद. सर मेरे पास 3,90,000 रुपए का प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है. सर 3,90,000 डिवाइडेड बाय 15.5%, बताएं सर कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है. 2516129 ऐसा. अब बताएं सर इससे हो गया मेरे पास 3,116,129. कंपनी की क्या मार्केट वैल्यू बढ़ी, हाँ सर 3 मिलियन से 3,116,29 हो गई. सर मैं कंपनी का वैक भी निकाल लेता हूँ. वैक कैसे निकलेंगे सर, पीबीआईटी ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर फर्म. सर पीबीआईटी कितना है सर मेरे पास 4,50,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर फर्म इज 3,11,6129. कितना आ रहा है सर, सर वैक कम हो गया सर, बेहतरीन, वैक कम हो गया जी, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, वैक कम हो गया. तो केस 1 को तो हमें जो है प्रपोज करना चाहिए. व्हाट इफ के थोड़ा सा और लोन ले, ये कह रहा है भाई काम करो 6 लाख की जगह 15 लाख का लोन लो. केस 2 देखने जा रहे हैं हम. अब बताएं सर केस 2 4.5 लाख का है सर. ये लोन कितने का सर हमारे पास, लोन हमने सर 15 लाख का ले लिया, अल्लाह माफ करे, 6 लाख की जगह हमारा लोन 15 लाख का. कॉस्ट ऑफ डेट कितना है भैया, सर कॉस्ट ऑफ डेट अभी भी 10% ही है. चलो जी बैंक नाराज नहीं है, बैंक अभी भी खुश है. सर इस पे 1.5 लाख रुपए का जो है वो इंटरेस्ट बनता है. सर मेरे पास 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बचता है शेयर होल्डर्स के लिए. सर नया के ही कितना है, ओ जी नया के ये 17.5%. वेल डन जी, वेल डन.
कैसे बोलता हो बंदा? अच्छा जी, अब बताएं सर मेरे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? सर मेरे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू आएगी डिविडेंड ओवर के ई इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। डिविडेंड है अब 3 लाख का। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने की है? सर 17.5% की। 1714286 ये आगे सर मेरे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू 17,142.86। अब बताएं सर कितना आ रही है? 3214286। सर मार्केट वैल्यू और बढ़ गई मार्केट वैल्यू 311 से 321 पे जा चुकी है। मार्केट वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। अब अगर मार्केट वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो कंपनी का बैक भी गिरना चाहिए, तो कंपनी का बैक भी निकाल लें सर। पीबीआईटी ओवर मार्केट वैल्यू। सर पीबीआईटी अभी भी 4.5 लाख है और मार्केट वैल्यू हो गई सर कितनी? 3214286। क्या आ रहा है सर? 13.9, 14% हो गया पक्का? चेक करो जरा यार, इसमें गलती नहीं करना कोई। इसका मतलब है वैक कंपनी का और कम हुआ है, और कम हुआ तो सर कंपनी के लिए बेनिफिट की बात है ऐसा। अब बताया मैं आगे केस 3 और 4 देखने जा रहा हूं, पक्का जी? सर केस 3 और 4 देखते हैं। चलिए जी, एक स्टेप और आगे हम जाते हैं सर। हम जा रहे हैं सर केस 3 पे और हमारे पास केस 4 भी। हमने ये देखना है सर कंपनी की मार्केट वैल्यू कहाँ मैक्सिमाइज होती है। दोनों जगह ये 4.5 लाख ही रहेगा। सर हमारे पास लोन ले रहे हैं हम 2 मिलियन का और 2.5 मिलियन का। इस केस में हमारा लोन है 2 मिलियन का, इस केस में हमारा लोन है 2.5 मिलियन का। ठीक है सर, यहां पर सूद का रेट 10 है, 11 है। सर यहाँ सूद का रेट हो गया 11%, यहाँ 14%, यहाँ 11%, यहाँ 14%। निकालो जरा 11% तो 2,20,000 हो जाता होगा। 2,30,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है जो हमने शेयर होल्डर्स के लिए रखा इधर। 2.5 मिलियन इंटू 14%, 1 लाख रुपए बच रहा है शेयर होल्डर्स के लिए। 2.5 मिलियन को अगर आप 14% से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3.5 लाख रुपए आता है ऐसा। अब बताएं सर मुझे इन दोनों केसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। नहीं, इसने आपको कहा यहाँ 21% है। मैंने कहा ओहो, फिर उसने कहा रुक जा बेटा, यहाँ 25% है। मैंने कहा अच्छा जी। अब बताएं सर मुझे कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू चाहिए। बड़ी आसान है सर, आपने करना क्या है? सर आपने करना ये कि 2,30,000 को आपने डिवाइड कर देना है सर किससे? 21% से। देखो क्या आ रहा है? सर मेरे पास ये आ रहा है 1095238 ऐसा। सर ये हो जाता है मेरे पास 2095,238। अच्छा ये पिछले वाली से कम है, पिछली वाली मार्केट वैल्यू से कम है। इसका मतलब हमें रुक जाना चाहिए था केस 2 पे, लेकिन चलो आगे भी देखते हैं। फिर इधर क्या आ रहा है सर? 1 लाख डिवाइडेड बाय जी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 25% कितना? 1 लाख रुपए, 1 लाख ही कितना? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। आई श्योर दिस इज 10 और फिर ये मिला के 2 मिलियन में 2095 होता है। ये 3095 होना चाहिए ना? ठीक है जी। अभी भी सर ये कंपैरेटिवली पिछले वाले से कम है। ये हो रहा है 2.9 मिलियन। सर इसको तो फुली फारिग कर दें सर। इन दोनों केसेस के अंदर वैक कितना होगा सर? वैक होगा 4.5 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। 4.5 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, देखिए कितना कितना आ रहा है वैक? 3095286, 3095238 सॉरी। 14.5 ये आ रहा है 14.5 और कोने वाला 15.55। इसका मतलब है भैया हमारा वैक बढ़ना शुरू हो गया दोबारा। हमें कहाँ रुक जाना चाहिए था?
सर हमारा आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर ये होना चाहिए था, आइडियल, ठीक है, जिसपे कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है और कंपनी का वैक सबसे लोएस्ट आ रहा है 14%। पक्का? अच्छे तरीके से सवाल को देख लें, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एज लॉन्ग एज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। सर इसको कॉपी करें तो हम एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लें इस थ्योरी का और फिर हम मूव होते हैं एमएम थ्योरी की तरफ। ठीक है जी। सर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इस थ्योरी की पूरी समरी मैं आपको दे रहा हूं। सर देखें होता क्या। सर अज्यूम करें मैं एक्स एक्सेस पे रखता हूँ गियरिंग, डेट इक्विटी रेशियो को। जैसे जैसे मैं डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाऊंगा रिस्क बढ़ेगा, सर रिक्वायर्ड रिटर्न्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, देखें आप डेट लेते जाए ना, जो आपका केडी है ना वो नहीं रिस्पॉन्ड करता, नहीं करता। एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग पे केडी वालों की भी हटना शुरू हो जाती है, बैंकों की भी हटना शुरू हो जाती है, वो भी ज़्यादा रिटर्न मांगना शुरू करते हैं। अच्छा आप के ही देखो, शुरू में जब आपने कोई लोन नहीं लिया तो के और वैक बराबर है। इसके बाद क्या होता है, के बढ़ना शुरू होता है। जब आप लोन लेना शुरू करते हो वैक नीचे आना शुरू होता है, के बढ़े जा रहा है, वैक नीचे आ रहा है, एक पॉइंट पे आके वैक लोएस्ट हो जाता है। इसके बाद वैक भी बढ़ना शुरू, के भी बढ़ना शुरू एक्सट्रीम लेवल पे गियरिंग पे और सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, और वैक भी बढ़ना शुरू। ये वो पॉइंट होता है जहां कंपनी का वैक लोएस्ट होता है और ये वो पॉइंट होता है जहां कंपनी की मार्केट वैल्यू हाईएस्ट होती है। आप जब डेट लेते हो तो इनिशियली कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, फिर एक पॉइंट के बाद आके गिरना शुरू होती है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। कंपनी को यहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है जी। तो पूरी थ्योरी की समरी है कि आप लोन लोगे, कंपनी का के बढ़ना शुरू होगा, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, उसका फायदा होगा हमें, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। सर फिर एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग पर जाके सर के बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, शेयर होल्डर बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत ज्यादा रिटर्न मांगेगा और इवेंचुअली सर कंपनी की मार्केट वैल्यू नीचे आना शुरू होगी। सर आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अच्छा इसका एक छोटा सा पर्सपेक्टिव और भी सामने रख लें। सर ये ओरिजिनल थ्योरी के अल्फाज हैं, ये मैं आपके सामने भी रीड कर देता हूं ताकि आपके जहन में ये भी पक्का हो जाए, बैठ जाए। खेल लो बेटा। फिर क्या क्या ये कह रहा है जनाब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज एज द गियरिंग इंक्रीज, गियरिंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगेगी। ठीक है जी। द इंट्रोडक्शन ऑफ डेट इन इफ bring financial risk. The financial risk will cause earnings available to the ordinary shareholders to become more volatile. जैसे आप लोन लोगे ना, शेयर होल्डर के लिए जो नेट प्रॉफिट बचता है ना वो वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि डेट आ जाएगा, ऊपर सूद आ जाएगा। सूद आएगा तो सर पहले आपने सूद देना है, सर आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ आपका जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर नेट प्रॉफिट है वो वॉलेटाइल होना शुरू होगा। द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर विल रिक्वायर हायर रिटर्न टू कॉम्पनसेट दिस इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क विच पुशेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना शुरू होगी। डेट विच इज अज्यूम टू बी चीपर, ठीक है जी, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज इट रैंक्स अबव द इक्विटी होल्डर इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिक्विडेशन। वो कहते हैं डेट को फायदा है, डेट को आपने सूद भी पहले देना है, लिक्विडेशन होगी तो उसके बाद उस पर पैसा आपको उसको पहले देना है। तो सर डेट जो है ना वो एक रिस्की कैपिटल कंसिडर करते हैं शेयर होल्डर्स। क्या होगा सर, जब डेट आएगा हल्का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लोअर कॉस्ट ऑफ, जो डेट की कॉस्ट है केडी वो कम है, क्यों, डेट वाले रिस्क कम लेना है। अब क्या हुआ, इंक्रीज इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, इशू कॉस्ट ऑफ डेट आर नॉर्मली लोअर देन इक्विटी। हमने अभी तक कवर नहीं किया तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन याद रखिएगा कि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ के हिसाब से क्या है, एक कॉस्ट है, एक एक्सपेंस है जिसको एफबीआर क्या करता है, अलाउ करता है। तो हमारी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होती है। लोन लेने से क्या होता है, बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाती है, उससे क्या होता है कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ना शुरू हो, वैक नीचे आना शुरू हो जाए। एज गियरिंग लेवल इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स अनचेंज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है जी, beyond which it will increase, interest cover will start to fall and there will be fewer assets available to offer security of further loans. आप सर जैसे से लोन लेते जाओगे, शुरू में तो क्रेडिट चेंज नहीं होगा इतना, लेकिन एक्सट्रीम लेवल ऑफ गियरिंग पे आप कितना लोन लोगे यार, हर एक बंदे के पास जाके आप पैसे मांगोगे तो क्या होगा सर, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि हमारे पास कोलेटरल रखवाने के लिए कोई एसेट ही नहीं बचेगा। फिर सर सीधी सी बात है, इससे भी कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैक एक यू शेप कर्व बनेगा, ठीक है जी, first falling as the debt level increasing and then tending to increase as the debt level increase, या equity as the tending to increase as rising equity cost become more significant, यानी केडी के इतना बढ़ जाएगा कि आपका
आपका जो है वो वैक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पूरी थ्योरी की समरी है, लोन लोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऊपर जाएगी लेकिन वैक नीचे जाएगा। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैक दोनों ऊपर जा रहे होंगे और कंपनी के लिए दोनों सिचुएशन खराब हैं। लोन ना लेना और बहुत ज़्यादा लोन लेना इन बिटवीन होना चाहिए ताकि हम अपने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव कर सकें। सर आई होप ये पूरी थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। हम दूसरी थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे सर, एमएम थ्योरी की तरफ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच सर।